अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो एक पोएम है। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आज की हमारी नज्म का टॉपिक वॉक अ लिटिल स्लोअर। वॉक अ लिटिल स्लोअर, इसका मीनिंग क्या होता है और इस नज्म का टाइटल ऐसा क्यों रखा हुआ है वो हम नज्म में आगे देखेंगे। नज्म की शुरुआत से पहले वार्मिंग अप एक्टिविटीज। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज होती हैं इसके आंसर आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करने होते हैं। उसकी वजह क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप राइटिंग में इस तरह के आंसर लिखते हैं तो जो हमारे राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस होते हैं या फिर पैसेजेस में जो पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम आसानी से इस तरह के टॉपिक्स पर अपनी बात रख सकते हैं, अपने जवाबात लिख सकते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में पहला टॉपिक चिट चैट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर्म्स अ पेयर और ग्रुप ऑफ 4। यूज दिस क्वेश्चंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स। ना यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लासरूम एक्टिविटी के तौर पर हमें ये दिया हुआ था कि हमें 4 बच्चों का ग्रुप बना लेना है और उसमें ये क्वेश्चंस करते हुए कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी है। क्वेश्चंस हम लेते हैं। सबसे पहला है कि आर यू अ टॉकेटिव पर्सन। ना, आर यू अ टॉकेटिव पर्सन। टॉकेटिव पर्सन, टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव मीन्स द पर्सन हु टॉक्स मच मोर देन अदर्स, यानी बातूनी। तो आपसे सवाल किया हुआ है कि क्या आप टॉकेटिव पर्सन हैं, यानी आप ज्यादा बातें करते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर अलग अलग हो सकता है ना। जो बच्चे ज्यादा बात कर रहे हैं वो कहेंगे यस आई एम अ टॉकेटिव। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, हम टॉकेटिव नहीं है, वी आर नॉट एज मच टॉकेटिव। हम ज्यादा बात नहीं करते, हम जितना जरूरत होता है उतना ही कहते हैं। डू यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू से शुरू हुआ है, मीन्स हमें यस या नो में आंसर देना है कि डू यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स। क्या आपको अपने थॉट्स शेयर करना अच्छा लगता है, यानी क्या आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं? क्या लोगों को अपनी बातें बताना अच्छा लगता है? Again there can be different answers. Then एक और important question है, what would you like to do after 10th? ना, आप 9th में हैं, 10th में जब आप जाएंगे और 10th का एग्जाम पास करने के बाद what would you like to do? आप क्या करना चाहेंगे, मीन्स which course you want to join? ना, आप कौन सी चीज, कौन सा कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप किस शोबे में जाना चाहेंगे? तो ये ऐसे सवालात हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ना। यहाँ पर उनके आंसर्स आपको सोचने हैं और उनको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है कि आप क्या करने वाले हो। चिट चैट की इन 30 क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ते हैं। वी ऑफन नीड टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। Sometimes we do that freely, sometimes we are not able to do so because of various reasons. Let's review it in this activity. है ना, कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात करने के दौरान हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम सोचते हैं कि हमें किसी से बात करना चाहिए और उसमें से हम कुछ बातों पर फ्रीली बात कर पाते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं या कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर हम बात करने में हिचकिचाते हैं, इत्मीनान के साथ या फिर फ्रीली होकर हम बात नहीं कर पाते।
Try to complete each sentence using a new idea. These are open-ended questions. You and your friends need not to write the same answer. यहाँ पर ऐसे ही कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और जिन लोगों से हम बात कर सकते हैं उनके बारे में सजेस्ट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है I would like to talk to ना, यहाँ पर एक सेंटेंस बन रहा है कि मैं I would like to talk to, मैं बात करना चाहूँगा। ये जो लास्ट में टू लगा हुआ है मतलब वो किस पर्सन से हम बात करेंगे वो यहाँ पर हमारे सामने आने वाला है। तो हम किन किन लोगों से बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले दिया हुआ है माई मदर अबाउट। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई मदर अबाउट, मैं अपनी मदर से बात करना चाहूँगा। किस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा ये हमें बताना है। क्या हमें अगर मदर से बात करनी हो तो हम किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट आवर नीड्स, वी कैन टॉक अबाउट आवर लाइक्स डिसलाइक्स एक्सेट्रा, है ना। मदर से हम क्या बातें करेंगे। इसी तरह और भी पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं। सेकंड है माई फादर, है ना। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई फादर अबाउट, कि मैं अपने फादर से किस टॉपिक पर बात करूँगा। और देन माई टीचर, टीचर से हम किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। देन सिमिलरली माई बेस्ट फ्रेंड एंड द लास्ट वन माई ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट। तो ये 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, है ना। आगे और आ रहा है माई नेबर्स अबाउट। ये 6 लोगों के नाम हैं जिसमें हम अलग अलग लोगों से किस टॉपिक पर बात करेंगे ये हमें सोचना है। तो सोचिए, ज़रा गौर कीजिए कि आप अपने मदर से, अपने फादर से, अपने टीचर से, बेस्ट फ्रेंड से या ग्रैंड पेरेंट्स और या फिर नेबर से आप किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, वो टॉपिक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम हर तरह की बात हर एक से नहीं कर सकते। जैसे हम अपने स्टडीज़ के बारे में हम ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बता सकते, है ना। या फिर हम अपने घर में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो हम टीचर से उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हर एक से हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। तो कौन सी बातें हो सकती हैं ये आपको सोचना रहेगा और उसे राइटिंग में आपको लिखना रहेगा। इस तरह से आपके 6 सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई वुड लाइक टू। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आई वुड लाइक टू लर्न टू। अब यहाँ पर टॉक की जगह पर हो गया है लर्न। लर्न यानी सीखना, कोई चीज़, नई चीज़ सीखना, कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। अब सीखने के लिए भी हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों से सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि आई वुड लाइक टू लर्न टू फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। हम अपने बेस्ट फ्रेंड से कौन सी चीज़ सीखेंगे वो नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। देन सिमिलरली फ्रॉम ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से हम क्या सीखेंगे, आई वुड लाइक टू लर्न टू कुक समथिंग, ना। ग्रैंड मदर कोई ऐसा काम करती होगी जो आपको नहीं आता है, सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम हर। सिमिलरली यू कैन लर्न फ्रॉम माई टीचर, है ना। आप अपने टीचर से क्या सीख सकते हो। सो आई वुड लाइक टू लर्न टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग from my teacher. I would like to learn to speak English from my teacher. इस तरह से अलग अलग स्किल्स जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम ये चीज़ें किससे सीखेंगे। Then similarly from my neighbor, नेबर से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, क्या हाउ टू बिहेव फ्रेंडली मैनर, हाउ टू बी अ गुड नेबर। इस तरह की चीज़ें हम अपने नेबर से सीख सकते हैं। Then last one is from my cousin. अब आपके अपने अपने कजिन्स के बारे में सोचिए कि आप अपने कजिन से क्या सीखना चाहेंगे। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू लर्न टू ड्राइव अ कार फ्रॉम माय कजिन। आई वुड लाइक टू लर्न टू ऑपरेट द कंप्यूटर फ्रॉम माय कजिन। इस तरह के चीज़ें हम अपने कजिन से सीख सकते हैं जो हमारे कजिन की स्किल्स हैं उसके मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। आई हेजिटेट टू टॉक, मैं बात करने में हेजिटेट होता हूँ, हिचकिचाता हूँ, है ना। जैसा हमने पहला टॉपिक देखा था कि आई हेजिटेट टू टॉक टू माई के आगे हमें रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं या फिर हमें ये बताना है कि हम किससे हेजिटेट होते हैं, किससे हिचकिचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हेजिटेट टू टॉक टू माई फादर अबाउट माई स्टडीज। आई हेजिटेट, सेकंड है आई हेजिटेट टू टॉक टू माई फ्रेंड
अबाउट द वे ही और शी टॉक्स टू माई फ्रेंड, या फिर माई ब्रदर सिस्टर, इस तरह के रिलेटिव्स के नाम हम वहाँ पर लिख सकते हैं जो पर्सन्स हमारे करीब में होते हैं, है ना। ये आंसर हमने यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि आप अपने तरफ से उनका आंसर बनाकर खुद से लिख सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। आप किस चीज़ में आप किससे जो है तो बातें शेयर करने में हिचकिचाते हैं, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको लिखना था। ये था वार्मिंग अप एक्टिविटीज़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ के बाद एक्चुअल पोएम की तरफ। पोएम में हमारी पोएम में 4-4 लाइन के स्टांजाज हैं। पहले हम पोएम को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ने के बाद हम उसके मीनिंग को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पोएम का टाइटल वॉक अ लिटिल स्लोअर। पहली लाइन वहीं से शुरू होती है जिसमें टाइटल का ही जो लाइन है वो रिपीट किया हुआ है। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small. I am को शॉर्ट में लिखा हुआ है I am following in your footsteps and I don't want to fall. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. पहले हम पूरी पोएम को रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम मीनिंग को समझेंगे। Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. Third stanza. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. Then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to lead just right and know that I was true. And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, daddy, for I must follow you. So walk a little slower, daddy, for I must follow you. Author unknown, यानी इस पोएम के पोएट का नाम नहीं मालूम है। तो ये थी हमारी पोएम जिसे हमने अभी रीड किया। रीडिंग के बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए हम पोएम को फिर से लेते हैं और एक एक लाइन के मीनिंग को हम समझते चलेंगे। वापस से आते हैं हम फर्स्ट स्टांजा पर। फर्स्ट स्टांजा की लाइन थी, हमारे सामने लाइन आ रही है, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small. एक स्मॉल चाइल्ड ने, एक बच्चे ने अपने डैडी से कहा वॉक अ लिटिल स्लोअर, कि जरा आहिस्ता चलिए। जरा आहिस्ता चलने से मुराद यहाँ पर कि आप इस तरह से काम कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए। I am following in your footsteps and I don't want to fall. है ना, I am following in your footsteps. वो क्यों स्लो चलने के लिए कह रहा था, उसका रीजन आ गया कि मैं आपके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं। यानी फुट स्टेप यानी उसका लफ्जी माने होता है पैरों के निशान, कि आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स, मैं आपके पैरों के निशान को फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस तरह से चल रहे हैं मैं भी उसी तरह से चल रहा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई डोंट वांट टू फॉल, और मैं गिरना नहीं चाहता। तो आप अगर जल्दी चलेंगे तो मुझे भी जल्दी चलना पड़ेगा, इसलिए आप ज़रा आहिस्ता चलिए ताकि मैं आपके पीछे बराबर से आ सकूं। अब बच्चों इन 4 लाइन्स में अगर हम देखें तो
सेकंड और फोर्थ लाइन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं स्मॉल, फॉल, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं ना, जबकि डैडी एंड फुट स्टेप्स ये राइम नहीं है। तो राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हमें इस पोएम में मिल जाते हैं स्मॉल, फॉल। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा। Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. तो मैं बराबर आपको फॉलो करता रहूंगा और मैं रास्ता नहीं भटकूंगा। बच्चों यहाँ पर भी देखिए सेकंड और थर्ड लाइन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, लास्ट में सी उसका राइमिंग वर्ड है मी। इस तरह सेकंड और फोर्थ लाइन के जो दोनों वर्ड्स हैं वो राइम होते हैं, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा पर। Someday when I'm all grown up, you are what I want to be. Someday when I am all grown up, ना यानी someday मतलब किसी दिन ऐसा होगा कि आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। यू आर वट आई वॉन्ट टू बी, तो उस वक्त मैं चाहता हूं कि यू आर, आप जो हैं, आई वॉन्ट टू बी, मैं वैसा बनना चाहता हूं ना, जिस तरह आप हैं, यानी मैं बड़ा होकर आप ही की तरह बनना चाहता हूं जैसे आप हैं। तो यहाँ पर बच्चा अपने ख्वाहिश को जाहिर कर रहा है कि वो बड़ा होकर अपने फादर के जैसा बनना चाहता है। Then I will have a little child who will want to follow me. और फिर जब मैं आपके जैसा बड़ा हो जाऊंगा तो आगे वो कह रहा है कि Then I will have a little child, उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा होगा who will want to follow me, जो मुझे फॉलो करना चाहेगा ना। यहाँ पर वो फ्यूचर के हिसाब से बात कर रहा है ना। Here again the rhyme scheme is used where second and fourth line are in rhyme scheme. So rhyme scheme here is A B C B. B जो सेकंड और फोर्थ लाइन की जो वर्ड्स हैं लास्ट में बी एंड मी, वो दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। इस तरह यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स का यूज किया हुआ है। आगे है जो हमारा लास्ट स्टांजा है, एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट एंड नो दैट आई वाज ट्रू। एंड आई वांट टू लीड जस्ट राइट, कि मैं लीड करना चाहता हूं सही रास्ते पर, एंड नो दैट आई वाज ट्रू, और मैं चाहता हूं कि मैं सच की तरफ रहूं, यानी मैं हमेशा सही रहूं, मैं हमेशा हक बात पर रहूं, मैं सच पर कायम रहूं, मैं इस तरह उसे लीड करना चाहता हूं ना। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से बात शुरू हुई कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरा एक बच्चा होगा, जो पिछले स्टांजा में हम देख रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पर ये पोएट कह रहे थे कि आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट, कि मैं उसे सही रास्ते पे लीड करूंगा, एंड नो दैट आई वाज ट्रू, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि सच क्या था। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, और फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा आहिस्ता चलिए, फॉर आई मस्ट फॉलो यू, ताकि मैं आपको फॉलो कर सकूं ना। क्यों फॉलो करना है? ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो वो भी अपने बच्चों को इसी तरह से लीड कर सके जिस तरह आज उसके फादर उसे लीड कर रहे हैं। हियर अगेन इन से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें पोएम पर 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में आसानी के लिए हमें 5 पॉइंट्स से दिए हुए होते हैं और उन 5 पॉइंट्स को हमें कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट पोएम है वॉक अ लिटिल स्लोअर, इसका हम एप्रिसिएशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम।
उसमें पहला जो पॉइंट होता है वो जनरली होता है टाइटल। यहाँ पर अभी हम पोएम पढ़ रहे थे, हमने देखा उसका टाइटल जिस तरह से है हमें वो टाइटल उसी तरह से लिखना होगा। इस पोएम का टाइटल हो जाता है वॉक अ लिटिल स्लोअर। यहाँ पर जितने भी पोएम्स हैं उनके टाइटल्स आपको सही से याद रखने होंगे। वैसे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया हुआ रहेगा और टाइटल के साथ वो पोएम लिखी हुई रहेगी, लेकिन अगर हमें याद रहे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड उसका पॉइंट होता है ऑथर और द पोएट। यहाँ पर इस नज्म का भी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा उसमें किस तरह से लास्ट में लिखा हुआ है ऑथर अननोन, है ना। तो अननोन ऑथर को एनोनिमस या फिर अननोन ऑथर ये लिखा जाता है, यानी इसका जो पोएट है ये नज्म किसने लिखी है ये पता नहीं है, ये ऐसे ही सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर या मार्केट में या लोगों को याद हो गई है और इस तरह से ये पोएम अवेलेबल है। उसके शायर का, उसके पोएट का नाम लोगों को नहीं मालूम। थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है राइम स्कीम। राइम स्कीम ये क्या है तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ना। उसके लिए हम पोएम का ये पेज देखते हैं जहां पर आपको राइम स्कीम समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा में अगर हम गौर करें तो हमारे सामने यहाँ पर जो 4 लाइन्स हैं उन 4 लाइन्स में हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। इन 4 वर्ड्स में हम देखें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, फर्स्ट लाइन में जो वर्ड आया हुआ है Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. ना फर्स्ट स्टांजा में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डैडी, उसके बाद सेकंड लाइन में स्मॉल, थर्ड लाइन में है फुट स्टेप्स और फोर्थ लाइन में है फॉल। अब यहाँ ये जो राइम स्कीम की हम बात कर रहे हैं तो राइम स्कीम एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी भी लाइन्स एक स्टांजा में आ रही हैं उन्हें हमें अल्फाबेटिकली एक एक लेटर से नाम उसका देना होता है। जैसे उसको यूँ करते हैं कि जो फर्स्ट लाइन होगी उसे हम लेटर ए, स्मॉल लेटर ए से जाहिर करेंगे। इस तरह हम उसको फर्स्ट लाइन को जहाँ पर डैडी पर लाइन खत्म हो रही है हमने उसको नाम दे दिया लाइन ए। उसके बाद सेकंड लाइन में हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो राइम होता है क्या, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डैडी और सेकंड लाइन में है स्मॉल जो कि राइम नहीं होते हैं। इसलिए राइम नहीं होने की वजह से फिर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इस सेकंड लाइन को नाम देना होगा लेटर बी। इस तरह हमारा जो नज्म है उसका पैटर्न बन गया ए बी। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन पर भी हम जो लास्ट वर्ड है उसे देखें तो उसमें वर्ड दिया हुआ है फुट स्टेप। फुट स्टेप ऊपर के दोनों लाइनों से ये राइम नहीं हो रहा है ना, डैडी और स्मॉल इन दोनों से वो राइम नहीं हो रहा है। इस वजह से इसको नया नाम देना पड़ेगा। तो हमने पहले नाम दिया हुआ है ए बी, इसलिए थर्ड लाइन को हम नाम दे देंगे सी। तो हमारी 3 लाइन्स हो गई ए बी सी। अब आते हैं फोर्थ लाइन पर। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फॉल और ये जो फॉल वर्ड लिखा हुआ है वो सेकंड लाइन के स्मॉल के साथ राइम होता है ना। स्मॉल फॉल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। जब किसी लाइन में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हो तो जो हमने पहले वाली लाइन को जो नाम दिया हुआ है वही नाम उस लाइन को भी दिया जाएगा। यानी हमने स्मॉल वाले लाइन को जो लेटर बी से नाम दिया हुआ है, लास्ट वाली लाइन में जहां पर लास्ट में राइमिंग वर्ड आ रहा है फॉल, उसे भी लेटर बी के नाम से ही लिखेंगे। अब इन 4 लाइनों को अगर हम देखें तो उसमें हमें एक पैटर्न बन गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि पहला है ए, फिर बी, सी और बी जो है वो रिपीट हुआ है। इसी को कहा जाता है राइम स्कीम। तो स्टांजा वाली जो नज़में होती हैं उसमें हर स्टांजा में सेम राइम स्कीम फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर वापस आते हैं एप्रिसिएशन पर। एप्रिसिएशन में राइम स्कीम जो अभी हमने देखा उसके हिसाब से हम उसको लिख देंगे। हमारा राइम स्कीम है
ABCB। और ये किस तरह से हुआ, आपने देखा कि जो स्टांजा की लाइंस थी उसको हमने लेटर ए से शुरुआत की और आगे नाम देते चले गए, और जहां पर राइमिंग वर्ड्स आ रहे थे उनको हमने सेम नाम दिया। राइम स्कीम के बाद आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है थीम और सेंट्रल आइडिया। थीम और सेंट्रल आइडिया में आपको सेंटेंस में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम शॉर्ट में बता रहे थे इसलिए हमने एक सादा सा एक फ्रेज यूज कर लिया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ फादर एज रोल मॉडल। आपको जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना होगा कि इन द पोएम अ चाइल्ड इज टॉकिंग about his fathers and his who is a role model for a child, and child will follow his actions as the father do, the child will do the same, like that। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फिगर ऑफ स्पीच ना। हर नज्म में अलग अलग फिगर्स यूज हो रही होती हैं। यहाँ पर इस नज्म में अगर हम देखें तो जनरली पूरी पोएम ही जो है वो मेटाफर है ना। मेटाफर से मुराद जो जैसे यहाँ पर आई एम फॉलोइंग यूर फुट स्टेप्स, तो फॉलोइंग फुट स्टेप्स का मतलब उसका लफ्जी माने नहीं होता है कि आपके पैरों के जहां जहां निशान बने हैं मैं उन निशानों को फॉलो कर रहा हूं, मैं भी वहीं पैर रख रहा हूं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।